सेशन 210 से कहानी शुरू करते हैं। 210 किस चीज़ को डील करता है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बेसिकली 210। जी आई बिलीव कि अब मेरी मूवमेंट आसान हो। थैंक यू। इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा था। जी आवाज़ क्लियर है? थोड़ी कम है शायद। अभी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, ठीक। 210 की बात करते हैं। जैसे 210 स्टैंडर्ड लोग पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि ये तो कैफ लेवल पे हमने पढ़ा था, और ये जैसे ही एहसास होता है वो स्टैंडर्ड बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि 210 तो हमें सारा आता है। इंटरेस्टिंगली 210 में जो एडिशनल एस्पेक्ट्स आईकेप जो आईएसएस में डिस्कस हुए हैं, वो एस्पेक्ट आईकेप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैफ लेवल तक आपने इसको एक रट्टे टाइप का स्टैंडर्ड देखा है कि इसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये चीज़ें एग्री करनी होती हैं इस तरह से करके। बट आईकेप ने इसमें से जब भी सवाल बनाए हैं, उन्होंने वो एरिया टारगेट किया है जो एरिया कैफ लेवल पर नहीं था, और मेजॉरिटी ने अपनी इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कि क्योंकि मैं ऑडिट मेम हूँ, ऑडिट डिपार्टमेंट में, और नंबर 2 ये तो मैंने कैफ लेवल पे देखा हुआ है, ये तो मुझे चीज़ें आती हैं। चीज़ें सेम भी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क भी हैं। जो फ़र्क चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उससे रिलेटेड जो सवाल है उसको भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले 210 की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है प्री कंडीशन से। 210 ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डील करता है। तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो क्लाइंट के सामने कुछ बेसिक कंडीशंस रखता है। वो कहता है अगर आपकी बेसिक कंडीशंस मौजूद होंगी तो फिर मैं ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन सबकी कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक कंडीशंस होती हैं जो अगर मौजूद होंगी तो वो उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। इवन एक पेंट करने वाला भी अगर थोड़ा सा भी प्रोफेशनल है और आप उसको कोई ऐसा पेंट ला के दे दें जो आपके घर को सूट ना करता हो, तो वो कहेगा कि सॉरी मैं ये पेंट नहीं कर सकता। आप उसे कहेंगे भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं ही पेंट लेके आया हूँ, ख़राब हो गया मेरे ज़िम्मे, तुम टेंशन मत लो, पेंट कर दो। अगर वो प्रोफेशनल आदमी है ना तो वो कहेगा सॉरी आपको नहीं पता पेंट के बारे में, मैं आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, ये पेंट आपके घर को सूट नहीं करता, तो जब आपके घर को सूट नहीं करता तो मैं ये आपके घर पर ये पेंट नहीं कर सकता। हर प्रोफेशन की कुछ प्री कंडीशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है। इवन डॉक्टर किसी जगह पे ऑपरेशन के लिए पेशेंट लेने से इनकार कर देता है, कहता है नहीं पहले ये मेरी शर्त पूरी होगी तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है इस मरीज़ का पेट खाली होना चाहिए, पिछले 6 घंटे से इसने कुछ ना खाया हुआ हो। घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं इसने खाया हुआ है, कुछ मसला हो गया हम जिम्मेदार, आप ऑपरेशन कर दो। तो अगर अच्छा डॉक्टर होगा वो कहेगा नहीं मैं आप लोगों की तो सुन ही नहीं रहा, मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस मरीज़ ने कुछ ना खाया हुआ हो। तो अगेन हर अच्छा प्रोफेशनल अपनी असाइनमेंट, अपनी सर्विस देने से पहले अपने क्लाइंट के सामने कुछ प्री कंडीशंस रखता है। प्री कंडीशन मतलब असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी है। 2 बड़ी मशहूर प्री कंडीशन है। नंबर 1 जिसमें हम कहते हैं कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, और देन नंबर 2 हम देखते हैं कि क्या प्रेमाइज मौजूद है। प्रेमाइज कहते हैं मैनेजमेंट की उस एक्नॉलेजमेंट को जिसमें मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी लेती है। वो जिम्मेदारी कौन सी है? 3 चीज़ों की जिम्मेदारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उनके ज़िम्मे, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उनके ज़िम्मे है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करना उनके ज़िम्मे है। तो जब भी 210 की बात होती है तो हम बात करते हैं कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर क्लाइंट के सामने 2 कंडीशंस रखता है। वो कहता है कि आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, आपके वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपके वो जो फ्रेमवर्क है, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल भी हैं या नहीं, इसके ऊपर अभी हम डिबेट करेंगे। और दूसरा वो कहता है कि क्या मैनेजमेंट वाले तैयार हैं, क्या मैनेजमेंट वाले एग्री करते हैं प्रेमाइज को। प्रेमाइज मैनेजमेंट का वो वादा है जो मैनेजमेंट ने ऑडिटर से करना है, और मैनेजमेंट ने ये कहना है कि 3 चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। अकाउंट्स हम बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल्स हम सेट करेंगे, और ऑडिटर को हर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करेंगे। जब ऑडिटर को यकीन हो जाता है कि वो अपने प्रेमाइज पे कायम हैं और उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, तब वो ऑडिट एक्सेप्ट करता है। अब सवाल ये कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी से क्या मुराद है। जब भी आपने चेक करना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो आपके लिए कुछ फैक्टर स्टैंडर्ड ने सजेस्ट किए हैं। आपने एंटिटी की नेचर देखनी है, आपने फाइनेंशियल्स का पर्पस देखना है, आपने फाइनेंशियल्स की नेचर देखनी है, और आपने देखना है कानून क्या कहता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर आपने एंटिटी की नेचर देखनी है, बिजनेस एंटिटी या नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, ऑब्वियसली दोनों के फ्रेमवर्क में फ़र्क है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, दूसरा अपने प्रॉफिट एंड लॉस और इस तरह की चीज़ें बनाएगा। तो अगेन जो फ्रेमवर्क वो मुझे दे रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क हमारी एंटिटी, फ्रेमवर्क की तो समझ है, फ्रेमवर्क का मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको यूज़ करके हम लोगों ने फाइनेंशियल बनाने हैं,
तो जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं क्लाइंट से कहूंगा कि आप लोगों के ज़रा मुझे स्टैंडर्ड्स तो दिखाएं, आप कौन से फॉलो कर रहे हैं। जब वो स्टैंडर्ड्स दिखाएंगे तो मैं उसको मैच करूंगा क्लाइंट की नेचर के साथ। अगर वो उनकी नेचर को सूट नहीं करते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। नंबर 2, फाइनेंशियल्स का पर्पस क्या है। फाइनेंशियल का पर्पस हो अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो फ्रेमवर्क किसी खास तरह के अकाउंट्स बनाने का कह रहा हो और उसके अलावा बाकी अकाउंट्स बनाने का ना कहता हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मीट होना चाहिए। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशल पर्पस है तो उसके रूल्स ही अलग होंगे, उसके फ्रेमवर्क ही अलग होंगे। फॉर एग्जांपल टैक्स बेसिस पे अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो उसके ऊपर हमारे नॉर्मल आईएएस वगैरह अप्लाई नहीं हो सकेंगे, वो अलग बेसिस होगी जो हमें किसी और जगह से मिलेगी। तो इसी तरह कैश बेसिस पे अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो हमारी तो फंडामेंटल असम्पशन है एक्रूअल बेसिस, तो कैश बेसिस का फ्रेमवर्क ही डिफरेंट होना चाहिए। तो जिस तरह के फाइनेंशियल्स का पर्पस है उस तरह का फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन फाइनेंशियल की नेचर, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट है तो उसको अलग स्टैंडर्ड से डील किया जा सकता है, और अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो फ्रेमवर्क होना चाहिए जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मौजूद हो। और चौथी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, क्या लॉ ने कोई फ्रेमवर्क बताया है। अगर लॉ ने फ्रेमवर्क बताया था तो कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। और अगर वो फ्रेमवर्क हमारे लिए सही ना हो तो फिर हमें कुछ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो हम थोड़ा सा आगे जाके इसी स्टैंडर्ड में देखेंगे। तो जब क्लाइंट ने कहा कि ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो मैं देखूंगा वो नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा। अगर वो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हो सकता है उन्होंने लॉ ने उन्हें बताया हो कि फलाना फ्रेमवर्क यूज़ करो और क्लाइंट किसी और फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा हो जिसके बाद उसको लीगल पेनल्टी भी पड़ सकती हो, तो मेरे लिए भी बीइंग ऑडिटर ये एक एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क नहीं है। हालांकि लॉ ना फॉलो करने पे मुझे पेनल्टी नहीं पड़नी, किसको पड़नी है, क्लाइंट को। बट इफ़ आई एम अ गुड प्रोफेशनल तो मैं उनसे कहूँगा कि सॉरी आपका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये तो हो गया एक बना बनाया फ्रेमवर्क। अच्छे फ्रेमवर्क हमने देखा, उन्होंने एक फ्रेमवर्क आपको दिया और कहा कि बताओ ये सही है या नहीं। आपने देखा नेचर, पर्पस, फलाना फलाना। कभी कभी मामला होते हैं कुछ ऐसे जुरिस्डिक्शन है जिसमें स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। आप किसी जजीरे पे ऑडिट करने चले गए, जब आप उधर गए तो पता लगा वहाँ तो कोई अकाउंटिंग बॉडी नहीं है। अब 210 ने बड़ा चोरी छुपे इसको एक अपेंडिक्स में डिस्कस किया इस इशू को। पिछले पेपर में सवाल था और एग्जैक्टली मैं तो मजाक में कहता था ना आप एक जजीरे पे गए ऑडिट करने के लिए, वो सवाल ही ये था कि आप एक जजीरे पे ऑडिट करने गए हैं जहां स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वहां आप कैसे देखेंगे कि उनका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर एक अपेंडिक्स है। अब ये देखें, ये कैफ में ये वाली चीज़ डिस्कस नहीं हुई थी तो आईकेएफ ने क्या किया, उस सिलेक्टेड एरिया में जाके वहां से सवाल बनाया और अक्सर लोग वहां से बाहर निकल के कह रहे थे आईकेएफ तो ओपन सवाल बना रहे हैं और ओपन ही जवाब देने होते हैं। ओपन बुक को सपोर्ट करता हुआ इतना मजे का सवाल था, जिसको पता है कि कौन से स्टैंडर्ड में जाना है, जिसका मैप क्लियर है, उसके लिए बहुत आसान सवाल था। तो कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जब वहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये देखना कि क्या वो एक मुनासिब फ्रेमवर्क है या नहीं। मतलब मैं जाके कहूँ कि जी ये आप लोगों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा मिस्टर अब्दुल कुद्दूस ने जो बनाए हैं हम वो फॉलो करते हैं। अब मिस्टर अब्दुल कुद्दूस कोई अकाउंटिंग की बॉडी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी क्या डिग्री है, शायद हमें कुछ नहीं पता। बस वो कहेंगे हम तो बचपन से देखते आए हैं कि मिस्टर अब्दुल कुद्दूस ने जो रूल्स बताए हम उसके मुताबिक अकाउंट्स बनाते हैं। तो शायद वहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड बॉडी ना नज़र आ रही हो जिसके कुछ पब्लिकली नोन स्टैंडर्ड हो। अब आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ हम ये देखेंगे कि क्या ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन या जो चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं क्या उससे आपको फाइनेंशियल्स में ये चीज़ें नज़र आएंगी। क्या रेलेवेंस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, IS 1 याद है, ये वो फीचर्स हैं इन्फॉर्मेशन के जो हम जानना चाहते हैं। तो उस एरिया में, उस जजीरे में चलने वाला फ्रेमवर्क, क्या उसके अंदर वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये वाले फीचर्स ऐड हो सकें। एक और तरीका भी है, ऑडिटर क्या कर सकता है, उस अकाउंटिंग कन्वेंशन को एग्जिस्टिंग बने बनाए रिकग्नाइज स्टैंडर्ड से मैच कर सकता है। IFRS से मैच करके देख ले, अमेरिकन पब्लिक स्टैंडर्ड से मैच करके देख ले। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जिनके साथ आप मैच करके देख सकते हैं कि क्या उनकी बनाई हुई कन्वेंशन करीब करीब रिकग्नाइज पब्लिकेशन के आसपास की चीज़ है, और अगर है तो आपके लिए शायद ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड ने एक और चीज़ हमें सजेस्ट की, उन्होंने कहा अगर वो अलग अलग कन्वेंशन इकट्ठी करते हैं और उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो आपने उसको फ्रेमवर्क नहीं मानना। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे इंडिया वालों का अकाउंट जो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड बड़ा कमाल है, ब्रिटिश का जो है वो नॉन करंट एसेट्स का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में लाइबिलिटी का बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अब वो अगर 15 मुल्कों से अलग अलग स्टैंडर्ड पकड़ें अलग अलग एरिया पे, उन सबको जोड़ें तो वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि हर किसी के मुल्क का जो स्टैंडर्ड है वो अपने सारे स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंटिंग कन्वेंशन को एक जगह इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक बकेट में डाल दें और कहते हैं इस बकेट में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टैंडर्ड्स आ गए, तो ऐसा गलत है। क्योंकि जिसने इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड लिखा है उसने अपने बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ सिंक करके लिखा होगा। जिसने नॉन करंट एसेट्स पे बात की है, तो इन सबको जब इकट्ठे देखेंगे तो शायद ये एक अच्छा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला स्टैंडर्ड ना मिले। तो स्टैंडर्ड ने कुछ मोटी मोटी गाइडेंस देखी है कि आप इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं वो ढूंढने की कोशिश करें, उसको बने हुए रिकग्नाइज फ्रेमवर्क्स के साथ मैच करने की कोशिश करें, उसके अंदर देखें कि कहीं वो अलग अलग जगह से इकट्ठी की हुई फजूल चीज़ें तो नहीं, हो सकता वो चीज़ें अपने अंदर अच्छी हों बट जब उन सबको कंबाइन करें तो शायद वो कोई अच्छा डॉक्यूमेंट ना बने। तो इन सारी चीज़ों को देखने से हमें थोड़ा सा एक आइडिया होगा। अगेन सामने जो स्लाइड्स हैं वो स्टैंडर्ड का तकरीबन 70 to 80% है। जो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, वो यहाँ नहीं है। इन स्लाइड्स का मकसद है एक मैप बनाना, कि आपने कभी भी 210 को प्रैक्टिस करना हो, रिवाइज करना हो, आप जल्दी से आएँ, आप इसके अंदर देखें तो आपको उसका 80, 70, 90% तकरीबन मैप नज़र आ जाए। यहाँ तक बात समझ आई? देन अब लेटर ऑफ एंगेजमेंट पे आते हैं। स्टेप 1 क्या था? प्री कंडीशन। प्री कंडीशन थी 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रेमाइज मौजूद हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी पे हमने डिस्कशन की और फिर हम चले गए एक और जजीरे पे, एक ऐसी जुरिसडिक्शन में जहाँ कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमने उसके हिसाब से भी समझ लिया। अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर आप ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने वादा कर लिया शुरू में, थोड़ा सा आगे जाके वादे से मुकर गए, आप उसी वक्त छोड़ देंगे ऑडिट। प्री कंडीशन ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि ऑडिटर इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, अगर वो प्री कंडीशन मौजूद ना हो बाद में और आप ऑडिट छोड़ना चाहें और लॉ आपको रोक दे तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी कई दफ़ा लॉ आपको विड्रॉ नहीं करने देता। 705 में जाके देखेंगे कि जब लॉ रोक रहा होता है तो फिर हम चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं। यहाँ तक बात हुई प्री कंडीशन से रिलेटेड। प्री कंडीशन से अगला स्टेप, अब आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट की तरफ आएंगे। अब आपका और क्लाइंट के दरमियान एक छोटा सा एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट ऑडिटर ने क्लाइंट को लेटर फॉरवर्ड करना होता है। सारी बातें कैफ लेवल से आपको अच्छी तरह से आती हैं, अभी भी आती हैं। मकसद इस टाइम पे तेज़ी से रिवाइज करना उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, ताकि जब आप घर जाएं तो आपके जहन में एक मैप तेज़ी से आ गया हो। किसी भी वक्त आप ऑडिट को फास्टेस्ट पढ़ते हैं तो शायद ही कभी 4 दिन में इतना ज़्यादा पढ़ पाते हैं जितना यहाँ ICAP में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दिस इज़ गुड कि आप 4 दिन के अंदर अपना ऑडिट का एक अच्छा मैप ज़रूर डेवलप कर लें। प्रिंसिपल कॉन्टेंट्स, इस लेटर ऑफ एंगेजमेंट में 5 मेन बातें आपने लाजमी करनी है। आपने ये बात करनी है कि इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, ये कौन सी कंपनी के कौन से ईयर के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र हो रहा है जिनका ऑडिट होना है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ होगा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन स्लाइड्स में आपको कुछ शॉर्ट वर्ड नजर आएंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए F/S और इसी तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए FRF। इससे ज़रा थोड़े से वर्ड्स सिमट गए हैं, आप लोगों ने पेपर में ही शॉर्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने। इसी तरह दोस्त गवर्नेंस के लिए भी मैंने एब्रीविएशन यूज़ की है। मकसद सिर्फ थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव वे में कंप्रीहेंड करके आपको दिखाना है, लेकिन आप लोगों ने पेपर में पूरे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्ट कौन सा है, एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑडिटर से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कॉन्टेंट्स ऑफ एनी रिपोर्ट जो उसकी तरफ से इशू होती हुई लग रही है। तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में कंपनी जैसी मर्जी हो, जौन सी मर्जी हो, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, आपकी उनके साथ 100% अंडरस्टैंडिंग है या आपकी उनके साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये 5 बातें तो आनी ही आनी है। इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंटेंट्स है। देन उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी आती है। सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं ऑप्शनल कंटेंट। ऑप्शनल कंटेंट वो कंटेंट्स हैं जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि आप एक जगह ऑडिट करने गए और आपको पता है कि इस एंटिटी में प्रिंसिपल कंटेंट्स के अलावा भी मुझे कुछ और बातें करनी होंगी। ये ख़राब लोग हैं, ये बाद में शोर बहुत मचाएंगे, ये तंग करेंगे, ये इस तरह का क्लाइंट है जिस तरह के कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले क्लाइंट होते हैं। कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो एंड पे एकदम से लड़ते हैं कि जी आपने अगर हमें पहले बताया होता तो हम तो ये वाली बात ना करते। तो कई दफ़ा कुछ क्लाइंट्स के लिए आपको अपने लेटर ऑफ एंगेजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखनी पड़ती हैं। ये स्टैंडर्ड ने सजेशन दी है और ये कंक्रीट लिस्ट नहीं है, आप खुद से भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट दीज आर द सजेशन कि आप कुछ ऐसे एरियाज़ में जहां आपको लगे कि मुझे ऑडिट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना चाहिए या इन लोगों के लिए मुझे ये बात डिफाइन कर देनी चाहिए कि हम आपसे कुछ और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले रहे होंगे एंड पे। तो बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा एडिशनल क्लाइंट से तय कर लेना चाहिए तो देन आप आते हैं ऑप्शनल कंटेंट पे और आप डिफरेंट चीज़ें क्लाइंट के साथ एग्री कर रहे होते हैं। इनमें से एक भी मैंडेटरी नहीं है और शायद किसी ऑडिट पे आप ये सारी की सारी बातें लिखें और शायद किसी ऑडिट पे इनमें से एक भी ना लिखें। ये डिपेंड करता है आप किन का ऑडिट कर रहे हैं, वो किस तरह का क्लाइंट है और बाद में कितना तंग करेगा। तो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं अगर आपने शुरू में एंगेजमेंट लेटर पे ये वाली बात लिखी होती तो अच्छी शुरू में ही तय हो जाती, आपने तो हमें तंग कर दिया। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम कह रहे हैं ये ऑप्शनल है, यहाँ जजमेंट रिक्वायर्ड है। आपको ठीक लगे आप ऐड कर दें, आपको ठीक ना लगे आप ऐड मत करें। फिर एक तीसरी कैटेगरी के कंटेंट्स हैं
एडिशनल कंटेंट इसको स्टैंडर्ड ने कहा इफ रेलेवेंट तो कुछ और बातें भी हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हैं एक्सपर्ट को यूज़ करना और आपको शुरू से ही पता है मैं एक्सपर्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि एंड पे एक्सपर्ट यूज़ हो और जब हम उनसे कहें एक्सपर्ट के पैसे दे दो वो कहें ये तो आपके ज़िम्मे था। तो इफ़ देयर इज़ एन एक्सपर्ट, इफ़ देयर इज़ एन इंटरनल ऑडिटर, इफ़ देयर इज़ सच अ सिचुएशन, अगर कोई सब्सिडरी भी इन्वॉल्व है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसमें इस तरह के कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आपने कंटेंट्स ऐड करना है। जजमेंट वाला डिफरेंट था, ऑडिटर को लगे तो उसने ऐड करना है। यहाँ इफ़ रेलेवेंट, अगर रेलेवेंट हो तो ऐड करते हैं, अगर रेलेवेंट ना हो तो मत ऐड करें। तो ये वो एरियाज़ हैं, तीसरी कैटेगरी बन गई कि जिसमें वो सिचुएशन मौजूद होगी तो आप ज़रूर उसको ओके करेंगे और वो सिचुएशन मौजूद नहीं होगी तो फिर आप पे कोई वाजिब नहीं है। तो इफ़ दैट इज़ रेलेवेंट तो ये प्रिंसिपल कंटेंट टाइप की चीज़ है। इफ़ नॉट रेलेवेंट तो फिर आपकी मर्जी है जजमेंटल बेसिस पे कि आपने इस तरह की चीज़ को डिस्कस करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपका इनिशियल ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट है तो आप शायद पिछले ऑडिटर से राब्ते वाली बातें लेटर में डालें, और अगर ये पहला ऑडिट नहीं है तो रेलेवेंट ही नहीं है। जब रेलेवेंट ही नहीं है तो हम क्यों डिस्कस करें उस चीज़ की को, बात समझ रहे हैं। जजमेंटल तो आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। यहाँ हम कह रहे हैं क्या इनमें से कोई चीज़ रेलेवेंट है, इफ़ रेलेवेंट ओके टिक डाल देंगे, इफ़ नॉट रेलेवेंट तो जजमेंट कहे या ना कहे हम इसको इफ़ रेलेवेंट में नहीं। तो तीन कैटेगरीज बन गई, प्रिंसिपल कंटेंट हमेशा, ऑप्शनल कंटेंट हमेशा दिमाग को यूज़ करते हुए, और इफ़ रेलेवेंट वाले सिचुएशन को देख के उस सिचुएशन में बनता है तो डाल दें, अगर वैसी सिचुएशन नहीं है जैसे स्टैंडर्ड ने कहा है तो मत करें। तो ये तीन तरह की कैटेगरीज हो गई। तो अगर आपसे कभी कंटेंट्स के ऊपर बात हो तो आप उसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वक्त का मेरा मुकाबला सख्त तो थोड़ा रफ्तार तेज़ होगी, उम्मीद है बल्कि आप लोगों के लिए भी फेवरेबल बात है। कंपोनेंट्स का ऑडिट, कभी कभी आप एक कंपनी का ऑडिट करते हुए उसके कंपोनेंट्स का ऑडिट भी आपको मिल जाता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपोनेंट का मतलब है वो एंटिटीज जो उसके अंडर आ रही हैं, जिसके साथ उसका एक खास लेवल पे उसमें इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ फॉर द पर्पज ऑफ ईज़ सिर्फ अकाउंटेंट्स को समझाने के लिए हम सब्सिडरी की बात कर लेते हैं। मैं अगर होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करूँ और उसकी कंपोनेंट यानी उसकी इस गिवन एग्जांपल में सब्सिडरी का ऑडिट भी मेरे जिम्मे है, तो सवाल ये है कि क्या एक एंगेजमेंट लेटर दूं जिसमें लिखा हो कि हम आपका भी ऑडिट करेंगे और आपकी सब्सिडरी का भी ऑडिट करेंगे, ये चलेगा, या हमें दोनों को अलग अलग लेटर देने चाहिए? ऑडिट के अंदर इस तरह के सवाल का जवाब कभी भी हाँ या नहीं होता। इसका जवाब होता है इट डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। क्या दोनों जगह ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले सेम लोग हैं? अब फर्ज करें एक होल्डिंग कंपनी की 100% सब्सिडरी हो तो फिर तो वही लोग हैं, वही वहाँ पे भी हैं, वही यहाँ पे भी हैं, इन्हीं को लेटर दे दें, उसी लेटर से दोनों कवर हो जाए। मगर हो सकता है 51% शेयर होल्डिंग हो, सब्सिडरी तो बन गया लेकिन सब्सिडरी की बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट डिफरेंट भी हो, शायद वहाँ के लोग डिफरेंट हो, वहाँ ऑडिटर को अपॉइंट करने वाली कमेटी डिफरेंट हो। तो अगर तो सेम लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर वही लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, अगर होल्डिंग कंपनी को एंगेजमेंट लेटर देने से सब्सिडरी कंपनी ऑटो पे कवर हो जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो आइडियली मुझे दोनों को सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स स्टैंडर्ड ने बताया कि कंपोनेंट ऑर्डर को कौन अपॉइंट कर रहा है, क्या उसके लिए सेपरेट रिपोर्ट ज़रूरी है या नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। लॉ नहीं कह दिया हो कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स पे भी होल्डिंग कंपनी को रिपोर्ट देगा। तो अगर लॉ ने ही उसमें बता दिया कि होल्डिंग कंपनी ही इंपॉर्टेंट है तो फिर हम उसी के साथ खतों किताबत करें, हम क्यों सब्सिडरी लेवल पे जाएं। तो अगेन सब्सिडरी यानी कि कंपोनेंट को सेपरेट लेटर दें या होल्डिंग वाले से काम चल जाएगा, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। डन। इसी तरह का एक एरिया आता है रिकरिंग ऑडिट्स पे। रिकरिंग ऑडिट एक से ज़्यादा दफ़ा मिलने वाला ऑडिट। हर रिकरिंग ऑडिट पे, हर दोबारा से आने वाले ऑडिट पे क्या मैं एंगेजमेंट लेटर फिर से दूं या पिछले वाले से काम चल जाए। हो सकता है मैं पहली दफ़ा क्लाइंट के साथ तय करूं, देखें क्या बातें हैं, ऑडिट क्या होना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है और रिपोर्ट किस तरह के फॉर्मेट के मुताबिक होगी। अगर ये पांचों बातें मैं एक दफ़ा लिखूं और क्लाइंट से कहूं जब तक मैं रिटायर नहीं होता है, जब तक आप मुझे निकाल नहीं देते, हमारा ही एंगेजमेंट लेटर चलता रहेगा। तो अगर ओवर द ईयर मैं सेम एंगेजमेंट लेटर को चलाता रहूं तो क्या बात बन सकती है? स्टैंडर्ड ने कहा अलाउड है बट देख लो कोई ऐसी चेंजेस ना आ गई हो जिसकी वजह से आपको उसमें कुछ तब्दीली करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग के फेज में हो, पिछली दफ़ा उनको एंगेजमेंट लेटर में कुछ चीज़ों पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस दफ़ा भले सब कुछ सेम है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए आपको लेटर चेंज करना पड़ सकता है। कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स आ गई एंगेजमेंट में, उनकी तरफ की बॉडी चेंज हो गई है, मैनेजमेंट के वो लोग जिनके साथ आपकी बात हुई थी वो चले गए, हम नए लोग आए, वो कहेंगे जी हमने तो साइन ही नहीं किया ऐसा कोई एंगेजमेंट लेटर। तो क्या मुझे ओवर द ईयर सेम एंगेजमेंट लेटर चलाना है या हर दफ़ा बदलना है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अगर उनकी तरफ आपकी तरफ स्कोप, हालात, सर्कमस्टांसेस अगर कहीं कोई चेंज आ गई है तो एंगेजमेंट लेटर चेंज कर देंगे। और अगर सब कुछ वैसे ही चल रहा है तो एक ही एंगेजमेंट लेटर से दोनों तरफ काम चल सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स।
देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्लाइंट आपसे कहता है कि जी एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज करते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी फरमाइश है कि ऑडिट के बीच में अचानक से टर्म्स चेंज करने की बात क्यों हो रही है। हो सकता है इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है जेन्युइन रीज़न ना हो। स्टैंडर्ड ने कहा है कि जब भी क्लाइंट आपसे बात करेगा तो इसके पीछे कुछ कॉजेज हो सकती हैं। 3 कॉजेज स्टैंडर्ड ने आइडेंटिफाई की। उन्होंने कहा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं चेंज हो गए होंगे जिसके बाद अब उन्हें उस लेवल की सर्विस ना चाहिए हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसको वो दरमियान में ठीक करना चाहते हैं, और हो सकता है वो आपके स्कोप को लिमिट करना चाहें। स्टैंडर्ड के मुताबिक रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप वाली रीज़न आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाली 2 चीज़ें अगर जेन्युइन हुई, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लेते हैं, या अगर कहीं कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पहले उन पे ऑडिट वाजिब था, अब लॉ चेंज हो गया और लॉ ने कह दिया 1 मिलियन से छोटी कंपनी ऑडिट मत कराए, तो मिड ऑफ द वे क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा जी आप ऑडिट कर रहे थे, काम करते हैं, स्कोप चेंज करते हैं, आपको रिव्यू पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए हैं कि जिसके बाद ये चीज़ जेन्युइन लगे तो दैट इज़ अलाउड। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक स्कोप लिमिटेशन की फरमाइश आप उनकी नहीं मानेंगे, लेकिन ऊपर की 2 अगर रीज़नेबल हैं तो फिर आप उसको मान सकते हैं। और जब आप उसको मान लेंगे तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज होने के बाद नई टर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर? अगेन आप अपने सवाल साथ साथ नोट करते जाएं, और आप फेसबुक के कमेंट्स पे भी डाल सकते हैं, और आखिरी दिन जो हमने सवाल जवाब के लिए प्रॉपर टाइम रखा हुआ है हम उस वक्त भी बात कर सकते हैं। उस दिन कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम ले लें ताकि हम ज़्यादा सवालों के जवाब देख सकें। फिर हो सकता है आप लोग भी पता नहीं सवालों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, मैं खुद ही जज्बाती हो रहा हूँ। कभी कभी रिव्यू या रिलेटेड सर्विस भी चेंज करवा सकते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि जी ऑडिट छोड़ें, आप ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट के बजाय इसको रिव्यू पे शिफ्ट कर लें, ये इसको रिलेटेड सर्विस पे ले जाएं। कई दफ़ा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर या इस तरह की रिलेटेड सर्विसेज पे हम बात करेंगे। ये 2 अलग तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो नॉन एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। आप ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट के दौरान क्लाइंट ने कह दिया जी छोड़ें ऑडिट, रिव्यू करते हैं, छोड़ें ऑडिट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। माने या ना माने, इट डिपेंड्स। वही सियासी जवाब। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उनकी रीज़न कितनी जस्टिफाइड है। अगर उनकी रीज़न जस्टिफाइड है तो फिर हम देखेंगे कि उनकी जस्टिफिकेशन अगर हमें समझ आ रही है तो फिर हम उनकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे और हम उस पर चेंज हो जाएंगे। हम अगर स्टैंडर्ड ने कहा कि देखो जब आप ऑडिट से रिव्यू पे जाओ या किसी भी और हल्के लेवल की सर्विस पे जाओ तो नई रिपोर्ट में ये मत जिक्र करना कि इनिशियली कौन सी असाइनमेंट थी। आप ओरिजिनल ऑडिट या ओरिजिनल ऑडिट की अपनी जिम्मेदारी का जिक्र नई वाली रिपोर्ट में नहीं करेंगे। मतलब अगर आप ऑडिट कर रहे थे 1 महीने तक, अचानक से क्लाइंट ने आके कहा जी लॉ चेंज हो गया, अब हमें रिव्यू की ज़रूरत है, बात रीजनेबल थी, आप मान गए, रिव्यू पे शिफ्ट हो गए। ये जो आपने ऑडिट पे 1 महीना काम किया था ये रिव्यू में हेल्प करेगा, बट रिपोर्ट में ये तस्करा नहीं करेंगे कि मैंने शुरू में 1 महीना ऑडिट के प्रोसीजर्स लगाए थे जिन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की। ना ही रिपोर्ट में तस्करा करेंगे कि ये कहानी शुरू में ऑडिट से शुरू हुई थी, बाद में मैंने रिव्यू पे शिफ्ट कर लिया था। इससे क्या होगा? यूज़र मिसलीड हो सकता है। यूज़र के हाथ में एक रिव्यू रिपोर्ट है जिसमें ऑर्डर कह रहा है कि मैंने पहले ऑडिट किया 1 महीने, फिर बाद में रिव्यू किया, तो उसको समझ ही नहीं आएगी उसको एश्योरेंस किस लेवल की मिल रही है, बड़े लेवल की एश्योरेंस मिल रही है, दरमियाने लेवल की एश्योरेंस मिल रही है। तो अगेन क्लाइंट की फरमाइश अगर जस्टिफाइड है तो आप ऑडिट से रिव्यू या रिलेटेड सर्विस पे शिफ्ट हो सकते हैं, मगर आप पिछली वर्किंग का जिक्र नहीं करेंगे रिव्यू के अंदर। हाँ, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कई दफ़ा क्या होता है, क्लाइंट ने आपसे कहा 1 महीने आपने जो काम किया, क्या काम किया? आपने कहा मैंने ये 10 काम किए हैं। वो कहा चले हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं, आपने 13 काम करने हैं, जिनमें से 10 आपने कर लिए, 3 और कर दें। अब जो आपको असाइनमेंट मिली है उसमें उन 13 में वो 10 शामिल हैं जो ऑलरेडी आपने किए हैं। 9 आपको ये इजाज़त है कि आप रेफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में कई दफ़ा ना एक छोटी सी बात दरमियान में लिखी होती है, हम इग्नोर कर देते हैं, मगर एग्जामिनर बड़ी शौक से वहाँ से उठा के सवाल बना लेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ओपन बुक तो सबके पास है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि गहराई में बड़े कम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना जहन में रखने वाली होती हैं, इनको ज़रूर आपने देखना है। अभी तक हमने डिस्कशन किए प्री कंडीशंस क्या हैं, फिर हमने डिस्कशन की ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या हैं, और अब हम थ्रू आउट डिस्कस कर रहे हैं कि ये एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट चेंज हो सकते हैं, और चेंज हो तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। अगले एरिया पे जाते हैं, एडिशनल कंसिडरेशन। 3 एक्स्ट्रा बातें हैं जो 210 ने बताई, कैफ लेवल में आपने ये चीज़ नहीं देखी थी। अगेन इन स्पेशल कंसिडरेशन से भी आई कि अपने 1-2 दफ़ा सवाल बनाए हुए हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं उस एरिया से सवाल बनाएं जो थोड़ा सा यूनिक हो, ऐसी जगह से सवाल बनाएं जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सुना पड़ा हो, या वो सोचा हो कि ये तो मुझे कैफ लेवल पे आता है, या चूंकि मैं ऑडिट करता हूँ तो मुझे तो ऑडिट आता ही है। 3 स्पेशल केसेस 210 ने डिस्कस किए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड समटाइम्स सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जोड़ रहे होते हैं। मतलब कई दफ़ा आप जब उनसे कहते हैं आपका फ्रेमवर्क क्या है, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो IFRS को भी फॉलो करना है एंड पाकिस्तान के चौथे स्केड्यूल को भी कंपनी लॉ के फॉलो करना है। तो कभी कभी आपका फ्रेमवर्क
और आपका कोई लॉ, दोनों इकट्ठे फॉलो करने होते हैं। सम टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताता ही लॉ है। आप एक जगह ऑडिट करने गए तो लॉ आपको बताएगा कि हमारे यहाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलेगा, इसी के मुताबिक अकाउंट्स बनेंगे, इसी के मुताबिक ऑडिट होगा। और तीसरा स्पेशल केस क्या है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट तक लॉ बता दे कि इस मुल्क में ये वाली ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो ये 3 स्पेशल केसेस हैं। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर मुझे इन तीनों के बारे में पता लग गया तो उस वक्त मैं मैनेजमेंट से क्या चीज़ें एग्री करूं, और अगर वो मेरी चीज़ें एग्री ना करें तो मुझे उनका ऑडिट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं एट 210 जो कि टर्म्स एग्री करने के ऊपर बात कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आपको ये 3 तरह के स्पेशल केसेस नजर आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले केस की बात करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन। आपको कहा गया कि आपने IFRS भी फॉलो करना है और कंपनी लॉ का फलाना स्केड्यूल भी फॉलो करना है। एक वक्त में दोनों फ्रेमवर्क कैसे फॉलो हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो? लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट में हो फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं, और ऑब्वियसली लॉ वाली बात हमारे लिए ज़्यादा वाजिब होती है। तो ऑडिटर ने भी यही काम करना है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जब देख रहे हैं ना उनका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उस टाइम पे देख लेना है कि क्या दोनों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं, वो स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने बताए और वो लॉ जो की रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों में कोई क्लैश तो नहीं। अगर क्लैश है तो फिर मैनेजमेंट से एग्री कर लेना है कि ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है मैं एडिशनल डिस्क्लोजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी कर लूँगा। छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ अर्से पहले तक कंपनीज एक्ट बाद में रिवाइज हुआ था। जब ये रिवाइज नहीं हुआ था तो इससे पीछे 4th और 5th स्केड्यूल का एक बड़ा जालिम क्लैश था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ, रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेके। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो एक ट्रिकी एरिया था। स्टैंडर्ड ये कहता था कि इसको इक्विटी के तौर पे दिखाओ, इक्विटी के कंपोनेंट्स बनाते हुए आप उस वक्त रिवैल्यूएशन सरप्लस को वहाँ पे दिखाओ, और फिर आपको बता भी तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम और वो पूरा रूट बताते हैं। मगर कंपनी लॉ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। कंपनी लॉ कहता था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को इक्विटी से बाहर निकाल के दिखाओ और लायबिलिटी में भी मत दिखाओ। मतलब वो कहता था एक तीसरा लाइन आइटम बता दो, एक इक्विटी हो, एक लायबिलिटी हो और तीसरा हो रिवैल्यूएशन सरप्लस। फंस गया ऑडिटर, क्लैश आ गया, दोनों में कन्फ्लिक्ट है, पुराने दौर की बात है। तो अब रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है इक्विटी में दिखा दो, और लॉ क्या कहता है? इक्विटी से बाहर निकाल के दिखाओ। अब मजे की बात है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है फ्लेक्सिबल, लॉ तो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फॉलो करो लॉ को और फिर एक एडिशनल नोट देके लिख दो कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी के साथ अगर ऐड होता तो ये इतनी इक्विटी बन जाती, एज पर IFRS इक्विटी के साथ ऐड करके दिखाते तो ये बन जाता। जिंदगी आसान हो गई, आपने लॉ फॉलो किया मगर एडिशनल डिस्क्लोजर देने से उस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। अगर तो आपको ये इजाज़त मिल जाए तो फिर आपको ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे, और फर्ज करें इजाज़त ना मिले तो इसका मतलब है कि अगर ये इजाज़त नहीं मिली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी मिसलीडिंग हो गई। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS और 4th स्केड्यूल ऑफ पाकिस्तान कंपनीज एक्ट। ये जुमला गलत हो गया, या जुमला गलत है या फाइनेंशियल गलत है। तो या तो फाइनेंशियल ठीक कर लें एडिशनल डिस्क्लोजर से, और या डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेमवर्क को अमेंड कर लें। वो जहां लिखा हुआ है ना दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद वो वाला एंड वो वाला स्टैंडर्ड, वहां कह दें कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद पाकिस्तान का 4th स्केड्यूल, क्योंकि IFRS तो बेचारा रोल गया, वो कहां फॉलो हुआ। बात समझ आ रही है? तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे अगर पता लगे कि इनके 2 फ्रेमवर्क हैं, एक फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग का, एक लॉ ने बताया हुआ है, और दोनों सप्लीमेंट हो रहे हैं, दोनों जुड़ेंगे, मुझे दोनों के मुताबिक ऑडिट करना होगा। मैंने ओपिनियन में भी बताना होगा कि ये दोनों फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्लैश तो नहीं, अगर क्लैश नहीं है वेरी गुड, क्लैश है तो फिर इन 2 में से कोई एक काम। ये सवाल पूछा हुआ है कि आपने, मगर जिस तरह के अल्फाज में पूछा हुआ वही बात है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जिसका मैप नहीं बना हुआ वो मुश्किल में आ जाएगा। तो ये दोनों बातें समझ आ गई। इनमें से अगर कोई एक भी हो जाए चल जाएगा काम, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर ऑडिटर को वही बात है कि शुरू में या तो इनकार कर दे, लेकिन अगर लॉ का ही फ्रेमवर्क है और लॉ का ही नहीं तुमने ऑडिट करना है, लाजमी करना है, एंड तक जाओ, तो फिर एंड पे 705 के मुताबिक देखेगा कि इससे रिपोर्ट के ऊपर वो किस किस्म की ओपिनियन दे, क्योंकि रिपोर्ट में वो कह देगा ये फाइनेंशियल्स ठीक नहीं बने हुए, क्योंकि वहाँ एक जुमला वहाँ लिखा हुआ ना ये फाइनेंशियल दोनों के मुताबिक बने हुए, जबकि आप समझ चुके हैं कि दोनों के मुताबिक नहीं बने हुए, किसी एक के मुताबिक बने हुए, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट ख़राब कर सकते हैं। पहला स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस ये कहता है कि अगर कानून ही आपको बता दे फ्रेमवर्क क्या है, लॉ आपको बता दे कि भाई पाकिस्तान में तो तुम फलाना स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, तुम इस वक्त श्रीलंका में हो, श्रीलंका में तो ये स्टैंडर्ड है, जो लॉ बताता है बस वो फॉलो होंगे।
पिछला वाला केस नहीं है। पिछला केस था कि एक फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक लॉ का सप्लीमेंट है और दोनों को फॉलो करना है। इधर हम कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क हमें बता ही कानून रहा है और कानून को तो मानना वाजिब है। अब अगर हमें कानून फ्रेमवर्क बता रहा है तो हमने देखना है कि क्या वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर वो अनएक्सेप्टेबल है तो ऑडिट से भाग जाना है। लेकिन कभी कभी ऑडिटर लॉ वाले केस में ऑडिट से नहीं भाग पाता। लॉ कहता है कि जी हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं, तुम विड्रॉ नहीं कर सकते चाहे एंड टू ओपिनियन खराब दे दो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो फ्रेमवर्क क्या है और क्या उस फ्रेमवर्क में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाती, क्या उस फ्रेमवर्क से यूजर्स मिसलीड तो नहीं हो रहे। अगर मिसलीड हो रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट से हम कहेंगे कि आप 2 बातों का हमें वादा कर दें। अगर आप 2 बातों का वादा कर लें हम आपको ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे। वो 2 बातें क्या है? मैनेजमेंट अगर एडिशनल डिस्क्लोजर देने पर राजी हो जाए जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिसलीडिंग वाली नेचर खत्म हो जाए। एंड अब इस दफ़ा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ हम एंड का जिक्र कर रहे हैं और नहीं है। एक तो वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पर राजी हो जाएं, दूसरा ऑडिट एंगेजमेंट में तय हो जाए कि हम एम्फेसिस ऑफ मैटर से उन एडिशनल डिस्क्लोजर्स को वो करेंगे, हाईलाइट करेंगे और हमारी ओपिनियन में प्रेजेंट फेयरली, फेयर, ट्रू एंड फेयर इस तरह के वर्ड्स नहीं होंगे चूँकि अब चीज़ें उतनी फेयर नहीं प्रेजेंट हो रही। अगर ये हमारी दोनों की दोनों शर्तें इकट्ठी फॉलो हो जाए, मैनेजमेंट मान जाए और हमें ये चीज़ इजाज़त मिल जाए, देन हम बाय द एंड ऑफ ऑडिट सही साफ ओपिनियन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटेंट्स मौजूद नहीं है तो हम देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इसका क्या मिसलीडिंग इम्पैक्ट है। और अगेन वही बात है, विड्रॉ कर सके तो विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ नहीं कर सके तो बाय द एंड ऑफ ऑडिट हम उनकी रिपोर्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में पिछली में थोड़ा सा फर्क है। पिछले में क्लैश था, क्लैश रिजॉल्व करने के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर हो रहे थे। इसमें क्लैश नहीं है। लॉ ने एक फ्रेमवर्क बताया, आपने फ्रेमवर्क देखा, आपको मुनासिब नहीं लगा क्योंकि उसमें 2-3 नीड्स नहीं पूरी हो रही थी। या तो वो नीड्स एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर से पूरी हो जाएं और मैनेजमेंट इजाज़त दे दे कि आप एम्फेसिस ऑफ मैटर से एंड उन डिस्क्लोजर्स को तो हाईलाइट कर देंगे ताकि मसला ही हल हो जाए। मगर अगर आपकी बातें नहीं मानी जा रही तो फिर अगेन आपके लिए रिपोर्ट ख़राब करना या विड्रॉ करने के अलावा और कुछ चारा नहीं होगा। ये है दूसरा स्पेशल केस। फिर आता है तीसरा स्पेशल केस, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन। अब फर्ज करें जहां आप ऑडिट करने गए हैं वहां ऑडिट रिपोर्ट ही लॉ ने बताई हुई है। अगेन माइंड मैप बहुत ज़रूरी है। ऑडिटर की रिपोर्ट लॉ प्रिस्क्राइब करता है, ऐसा 2 जगह लिखा है, ISA 700 में भी और यहाँ पे भी। ISA 700 ने कॉन्टेंट्स वाइज डिस्कशन की है, 210 ने वर्डिंग वाइज डिस्कशन की है। तो कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक सिनेरियो आ जाए तो हमने वहाँ से आंसर करना है, यहाँ से। इन्होंने क्या कहा, लॉ रेगुलेशन ने हमें रिपोर्ट बताती। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में ऑडिट कर रहे हो और जब हम ऑडिट करने के लिए आए हो तो हमें पहले दिन ही बता दिया जाए कि तुम जो मर्जी ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, तुमने रिपोर्ट वो देनी है जो कंपनी लॉ का फॉर्मेट है या फलाना लॉ का फॉर्मेट है या फलाना लॉ का। अब फर्ज करें वो फॉर्मेट मैंने उठा के देखा, उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में तो उर्दू में रिपोर्ट होगी। आपने रिपोर्ट उठा के देखी तो रिपोर्ट में लिखा था कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि तमाम तफसीलाती जायज़े लेने के बाद जो है मैं इन नताइज और इन हक़ाइक़ से गुज़र के इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि दिए गए मालियाती गोशवारे जो है वो मेरे, क्या कहना चाहिए, तो उर्दू ख़त्म हो जाती है, मेरे मुताबिक तमाम जो यूज़र्स की इंग्लिश क्या होती है, यूज़र्स को क्या कहेंगे इंग्लिश में, तमाम सार्फी जी, हाँ, तमाम हिस्सेदार तो शेयर होल्डर है ना, यूज़र्स, तमाम सार्फिन के जितने भी मसलों मसाइल हैं उनको हल करते हुए उनको एक बहुत ही पक्का किस्म का सबूत मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से मैं कामिल यकीन से कहता हूँ कि ये मालियाती गोशवारे बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब आपको लॉ ने बताया कि हमारे यहाँ तो हमारा फॉर्मेट चलेगा, आपने जब फॉर्मेट उठाया उसकी वर्डिंग देखी, वर्डिंग दिखती आप घबरा गए क्योंकि वो कुछ और लेवल ऑफ एश्योरेंस की तरफ ले जा रहा है। हम तो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं लेकिन ये अल्फाज हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ ले जा रहे हैं या कुछ और, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो सकता है उस रिपोर्ट के फॉर्मेट ने इस तरह की बात की हो जिससे यूजर्स परेशान हो जाए। तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या हुई, उन्होंने कहा इफ वर्डिंग ऑफ रिपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISAs, तो फिर आपने देखना है कि क्या यूज़र मिसअंडरस्टैंड तो नहीं हो जाएंगे उस एश्योरेंस से, और अगर होंगे तो क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन मिटिगेट कर देगी। फॉर एग्जांपल लॉ ने बताया कि आप कहेंगे कि मैं कामिल यकीन से कहता हूँ कि चीज़ें ठीक हैं, और नीचे आप नोट में लिख देंगे कि यहाँ कामिल यकीन का मतलब तकरीबन 60% यकीन है।
तो शायद इस तरह का जुमला लिखने से वो जो कामिल यकीन से वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा था वो शायद कम हो जाए। तो अगर किसी मुल्क के लॉ ने आपको कोई खास रिपोर्ट का फॉर्मेट या वर्डिंग बताई है तो ये देखें कि वो वर्डिंग मिसलीडिंग तो नहीं है, क्या उस वर्डिंग से लेवल ऑफ एश्योरेंस कुछ और तो नहीं कम्युनिकेट हो रहा, और अगर हो रहा है तो फिर वर्डिंग चेंज होना ही चाहिए। अगर एडिशनल वर्डिंग से चीज़ें चेंज नहीं हो रही या मैनेजमेंट आपको ये इजाज़त नहीं दे रही तो फिर आपको वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस लॉ कह दे। अगर लॉ कह दे फिर तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करके जब आप एंड पे रिपोर्ट दे रहे होंगे ना तो फिर उसमें वो जुमला गायब कर देंगे जिसमें आप कहते हैं वी कंडक्टेड दिस ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs। आपने ISA तो फॉलो ही नहीं किए क्योंकि ISA का क्लैश था और लॉ ने कहा कि हमारी मर्जी, तुमने ऑडिट भी करना है और करना भी इसी रिपोर्ट पे। तो ठीक है, फिर वो जुमला हज़फ कर दिया जाएगा कि भाई हमारी मतलब हमने ISS फॉलो नहीं किए या हमने ISA फॉलो किए वाला जुमला आप हटा देंगे ताकि ISA बेचारे बदनाम ना हो। अब अगर आप गौर से देखें तो 210 के अंदर कुछ स्पेशल एरियाज़ हैं जिनके अंदर थोड़ा सा खोद के जाएं तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको टिपिकली आते हैं। हर स्टैंडर्ड का यही मामला है। हर स्टैंडर्ड का जो ऊपर से लेयर है ना हमें समझ आती है, मगर उसके अंदर छोटी छोटी सी गहराई हैं। और ICAP सवाल बनाते हुए कई दफ़ा 13-14 नंबर का, 12 नंबर का, 11 नंबर का, 8-10 नंबर का सवाल बनाएगा, होगा भी ओपन बुक सपोर्टेड, मगर उसमें ये नहीं लिखा होगा कि कौन सा ISA से सवाल आया। ऑब्वियसली ये लिख दें तो फिर राई किया गया है। तब हमें अपने मैप से जानना होगा कि कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही है, और अगेन जितना अच्छा मैप डेवलप हुआ होता है, जितनी अच्छी रिवीजन हुई होती है, ये चीज़ उतनी बेहतर हो जाती है। तो ये हम लोगों ने 210 से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की। क्विक, फास्ट और थोड़ा सा बोरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, वक्त कम है, तो इस टाइम पे हमारा मेन मकसद जो है ना वो कंप्लीटनेस ज़्यादा है। जो प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ आप नोट करते जा रहे हैं। अगेन आप डेली बेसिस पे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, और एंड पे जो आखिरी डे है उस दिन तो हम सवाल जवाबों को ऑफिशियली साथ लेके चल रहे होंगे। तो 210 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अब आपका मैप क्लियर होना चाहिए कि जैसे 210 आए आपको बताओ कि हाँ उसमें एक है प्री कंडीशन, फिर एक है एंगेजमेंट लेटर की बातें, फिर एक है चेंजेस वगैरह की बातें, और फिर चौथा है स्पेशल तरह की सिचुएशंस। प्री कंडीशन में वो 2 बातें हैं, एंगेजमेंट लेटर के 3 तरह के कंटेंट थे, चेंजेस में 2 तरह की 3 तरह की बातें थीं, और अदर क्राइटेरिया 3 तरह के थे, उन 3 में ये बातें थीं। ये जितना मज़े का आपका मैप बना हुआ होगा ना, अगेन अभी तो आपने क्लास में सुना, जब घर जाके आप इनको देख रहे होंगे तेज़ी से या अपने मोबाइल में इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो आप एक स्टैंडर्ड को शायद 10 मिनट में रिवाइज कर सकेंगे। बट पेपर में आप जाहिर है मोबाइल तो नहीं लेके जाएंगे, और पेपर में समरीज भी नहीं जाएंगी, पेपर में जाएगा आपका ऑडिट स्टैंडर्ड। तो इधर से अगले लेवल पे ऑडिट स्टैंडर्ड पे वो चीज़ें हाईलाइट हो जानी चाहिए। तो वही बात है कि पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग क्लास में, दूसरा माइंड मैपिंग जो कि उन स्लाइड से जो आपके साथ शेयर होंगी मिल जाएगा, तीसरा लेवल है कि आपने उसमें से रिवीजन करके स्टैंडर्ड को हाईलाइट कर लेना, उसको रंग बिरंगा कर देना है, क्योंकि पेपर में वो स्टैंडर्ड आपके पास होना है। डन, हाईलाइट करना है, उसमें लिखना नहीं शुरू कर देना, लिखना मना है, सिर्फ टैग लगा सकते हैं, टैग्स के ऊपर लिख सकते हैं, और वो भी फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अंडरलाइन करना अलाउड है, हाईलाइट करना अलाउड है, उस पर मुख्तलिफ निशान लगाना अलाउड है, बट कुछ लिखना इंग्लिश उर्दू किसी भी लैंग्वेज में वो मना है। डन। 220 की बात करते हैं। 220 एक बड़े यूनिक चीज़ की जिक्र करता है, विच इज़ क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट की क्वालिटी कैसे अच्छी आएगी, अच्छा ऑडिट कैसे किया जाएगा, किन हालात वाक़यात में हम कहेंगे कि यहाँ ऑडिट अच्छी क्वालिटी का हुआ है। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट बेसिकली कुछ बेंचमार्क्स है। इन रिवीजन क्लासेस की बात करते हैं, ये रिवीजन क्लासेस अच्छी क्वालिटी की हुई हैं या नहीं हुई हैं। बाय द एंड ऑफ दीज रिवीजन क्लासेस व्हाट आर द वेरिएबल जिसकी बेस पे आप कहेंगे, या फ़र्ज़ करें आप इसी शहर में रहते हैं या किसी दूसरे शहर में, आपको किसी ने बताया कि ऑडिट की रिवीजन क्लास हो रही है, आप कैसे कहेंगे कि वो क्वालिटी रिवीजन क्लास है? किसी एक फैक्टर की बेस पे। आपके क्लाइंट के करीब है तो आप कहेंगे अरे वाह ज़बरदस्त बेहतरीन क्वालिटी रिवीजन क्लास है, और अगर आप यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हैं तो जितनी मर्जी अच्छी क्लास हो आपके लिए तो बेकार हो गई, अगर आपके पास फेसबुक नहीं है या अगर आप ऑनलाइन नहीं है। तो रिवीजन क्लास को कब आप कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी की है? क्या फैक्टर्स आपके जहन में आते हैं? 2 वे थोड़ी सी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, क्या आता है जहन में, बता सकते हैं? टीचर देखेंगे, टीचर कैसा है, वो अगर टीचर हो सकता है जज्बाती से कोई मजदूर सा आदमी हो, ठीक है, टीचर देखेंगे। पेपर पास होना चाहिए। टीचर कुछ ऐसा बताए कि जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, मतलब या थोड़ा सा जो है ना हमें झंझोड़ दे, या हमारे अंदर सोए हुए मरे हुए अकाउंटेंट को जगा दे। और बाद में क्वेश्चनिंग देखेंगे कि क्वेश्चनिंग को सही से एड्रेस किया गया या नहीं किया गया। और सिलेबस कवरेज देखेंगे,
मतलब आप अच्छी रिवीजन क्लास में बहुत सारे वेरिएबल्स देखना चाहते हैं, जहाँ अच्छा सिलेबस कवर हुआ हो, जहाँ हमारे सवालों के जवाब हमें मिले हों, जहाँ हमें शायद आप में से कुछ कहें कि हमें बीच में चाय भी मिली हो। ऑब्वियसली आप लोग अपनी अपनी फर्म से मसरूफ रूटीन से आए हैं और उसके बाद 4 घंटे तक बर्दाश्त करना थ्योरी के टीचर को थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब आप बिल्कुल मतलब तकरीबन सोने वाले होंगे तो उस वक्त चाय वाली ब्रेक होगी। इतनी दफ़ा कह दिया अगर ना हुई ना तो मतलब आज है ना आप लोगों ने धरने दे देने यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी की रिवीजन क्लास का मतलब टीचर अच्छा, कंटेंट अच्छा, डिस्क्रिप्शन अच्छी, उसकी स्लाइडें सारी डिस्कशन, और हम कहें ये तो मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा आपसे शेयर नहीं होगा तो आप कहेंगे यार अजीब सी रिवीजन क्लास थी, टीचर ने समझाया तो था, हमें वो डाटा ही नहीं है जिस डाटा से उसने समझाया था। तो डाटा आपको मिल रहा हो, टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा हो, कवरेज हो रही हो, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये एक अच्छी रिवीजन क्लास थी। बात समझ आई? तो लो जी, क्लास में मौजूद लोगों की ज़्यादा तवज्जो बढ़ती चली गई। चाय के खाली कप हैं वो, अभी उसमें चाय बाद में जाके भरी। तो अच्छी क्वालिटी की रिवीजन, अच्छी क्वालिटी का ऑडिट किसे कहेंगे? अच्छा ऑडिट किसे कहते हैं? मतलब एक स्टूडेंट से अगर पूछेंगे तो वो कहेगा जिसमें डेली अच्छी हो, जिसमें मुफ्ता मिलता हो, जिसमें सीनियर अच्छा हो, जिसमें लेट सेटिंग ना होती हो। बट फॉर द पर्पज ऑफ फर्म या अच्छी क्वालिटी की प्रोफेशनल सर्विसेज वाला ऑडिट किसे कहेंगे? 220 ने क्राइटेरिया बताया। 220 ने कहा 6 चीज़ें हैं। 220 हमें एक फ्रेमवर्क बता रहा है क्वालिटी का। अगेन 220 अगर हमें समझ आ जाए तो ISQC 1 समझ आ जाता है, और फिर वो क्वालिटी के फ्रेमवर्क को हमें उतनी गहराई में नहीं समझना होता, हमें यहाँ से ही चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा ऑडिट वो होता है जिसमें 6 फीचर्स हो। वो 6 फीचर्स क्या हैं? लीडर ने अपनी जिम्मेदारी क्वालिटी की अदा कर दी हो, जो लीडर के ज़िम्मे हक था अच्छी क्वालिटी का वो उसने अदा कर दिया हो। नंबर 2, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हो। नंबर 3, वो ऑडिट जिसमें एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप पे अच्छी बात हुई हो। नंबर 4, जिसके अंदर अच्छी टीम असाइन हुई हो। नंबर 5, जिसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई हो। एंड देन नंबर 6, जिस ऑडिट पे फर्म की अपनी मॉनिटरिंग का अच्छा प्रोसेस चला हो। अच्छा ऑडिट उसे कहेंगे जिसमें ये 6 फीचर्स मिल जाए। इन 6 फीचर्स के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करते करते जैसे ही हम एंड पे आएंगे स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। स्टैंडर्ड में है ही 6 बातें। इस स्टैंडर्ड का मैप बनाना तो बहुत आसान है कि आपको पहले ही टाइम पे पता है कि इसमें 6 बातों पे डिस्कशन है। आप देखें ना, ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, थोड़ी सी बातें 210 में हुई, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की बातें यहाँ हो गई, थोड़ी सी 300 में मिल जाती हैं। तो जब आप सारे स्टैंडर्ड्स का मैप बना लेते हैं ना तो आपके लिए ईजी हो जाता है सवाल को देख के कि मुझे कौन सी जगह पर जाना है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सुनने में अजीब सी लग रही है, लेकिन जब आप बार बार इन माइंड मैप्स को देख लेते हैं ना तो आपका स्कोप बड़ा अच्छा बन गया होता है। ये इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, और ना ये स्लाइड्स को हज़ारों की तादाद में आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपने अच्छे तरीके से एक पेज पे 4 स्लाइड्स पेस्ट कर दी तो 8 स्लाइडें तो एक ही वर्ग पे आ जाएंगी आगे पीछे करके। तो आप जब इनको प्रिंट करके अपने पास रखेंगे तो ये बहुत मोटे हैंडआउट्स नहीं होंगे, और आप एक मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस को बड़े तेज़ फॉरवर्ड वे में रिवाइज भी कर सकते हैं। बट पेपर में वो कागज़ नहीं जाएंगे, पेपर में जाएगा स्टैंडर्ड। 6 बातें, इन 6 बातों का क्या मतलब है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ऑडिट वहाँ है जहाँ लीडर जिम्मेदारी ले ऑडिट की। अगेन वही बात है, अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आ रहा हूँ तो सारे पैरामीटर अपनी जगह, बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छा कंटेंट, सारा कुछ। अगर मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मैंने आपको कुछ अच्छा डिलीवर करना है, गेम खत्म हो जाएगी। अगर मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है, मैंने अपने आप को स्केड्यूल नहीं किया हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट वहाँ होगा जहाँ लीडर ने अपनी जिम्मेदारी अदा की होगी। लीडर का मतलब है वो जो एंगेजमेंट पार्टनर है। तो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट वहीं होगा जहां एंगेजमेंट पार्टनर जानता है कि उसने क्या करना है, वो उस पूरे ऑडिट की क्वालिटी की जिम्मेदारी ले रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ले रहा है, उसको पता है कि ये ऑडिट क्या है, मैंने कैसे करना है, वो अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए तैयार है, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करने के तैयार है। उस पार्टनर को पता होना चाहिए कि मैंने इस ऑडिट के अंदर अपनी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज़ और इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो अच्छा ऑडिट ऑब्वियसली वहाँ होगा जहाँ एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदारी ले रहा होगा कि वो उस ऑडिट में अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेगा। जिसमें पार्टनर ही सीरियस नहीं है ना जिस ऑडिट में, तो मैनेजर ने कितना कोई सीरियस हो जाना है। और जब पार्टनर मैनेजर सीरियस नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, ट्रेनीज़, वो तो बिल्कुल शुगल में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है इस ऑडिट पे कौन सा कोई इतना सीरियस है। आप अपने ऑडिट्स में देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑडिट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं, कुछ ऑडिट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो हल्की फुल्की इन्वॉल्वमेंट से काम चला रहे होते हैं। तो जिधर जितनी ज़्यादा पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट, फोकस और उसके एक लीडरशिप नज़र आ रही होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ नीचे तक एक पैगाम जाएगा कि इस ऑडिट में भाई कुछ खास है, इधर तो बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। तो पहला पैरामीटर क्या है, लीडरशिप।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे कि वो उस ऑडिट को अच्छी क्वालिटी को ऑडिट करना चाहते हैं। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर है। एक और स्टैंडर्ड में हम पूरी फर्म की बात करेंगे, लेकिन करंटली हम क्वालिटी ऑफ ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो जिम्मेदारी लेगा ओवरऑल क्वालिटी की, और वो ये चीज़ें ओन करेगा कि हाँ भाई मेरे अंडर जो ऑडिट होगा ना, देखना उसमें स्टैंडर्ड्स भी फॉलो होंगे, एथिक्स भी फॉलो होगा और सब कुछ बेहतरीन होगा। स्टेप 1 है उसकी जिम्मेदारी। देन एथिकल रिक्वायरमेंट, जिस ऑडिट में जितने अच्छे एथिक्स फॉलो हुए होंगे, अगर एक ऑडिट में फर्ज करें आप ऑडिट करने गए और आपकी टीम को थ्रेट थे और आपने उन थ्रेट्स को सही से हैंडल नहीं किया, तो ऑब्वियसली अच्छा क्वालिटी का ऑडिट नहीं होगा। अगर थ्रेट्स थे सही से हैंडल हो गए, आपने अपनी इंडिपेंडेंस को बेहतर कर लिया, तो ऑब्वियसली आपको अच्छी क्वालिटी का ऑडिट मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट के लिए वो ऑडिट होना चाहिए जिसमें आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। तो अगर हमारा एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदारी ले रहा है उस ऑडिट की, और नंबर 2 वहाँ पे हमारी पूरी टीम ने एथिक्स को सही से फॉलो कर लिया है, हमारी फर्म के साथ कनेक्टेड नेटवर्क फर्म, हमारी फर्म के जो लोग हैं, जो पार्टनर्स हैं और जो टीम मेंबर्स हैं, इन सब की इंडिपेंडेंस अगर बेहतर है, तो चांसेस हैं कि इस ऑडिट की क्वालिटी किसी ऐसे ऑडिट से बेहतर होगी जहां हमारा कोई थ्रेट इन्वॉल्व है। ये सेकंड बेंचमार्क। थर्ड बेंचमार्क, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अच्छा ऑडिट वहाँ होता है जिसकी एक्सेप्ट करते हुए आपने बहुत सारे काम किए होते हैं, जिसके पिछले ऑडिट को कंटिन्यू करते हुए आपने अच्छा काम किए होते हैं। याद है भी रिकरिंग ऑडिट की बात हुई थी कि रिकरिंग ऑडिट के वक्त भी देखो एंगेजमेंट लेटर दोबारा देना या नहीं। तो जब क्लाइंट एक्सेप्ट किया है उस वक्त कोड ऑफ एथिक्स हमें बताता है क्लाइंट और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर काफ़ी काम करना है। तो क्लाइंट की एक्सेप्टेंस के वक्त भी काम किया हो, और जब उनको दोबारा से इस साल फिर से सर्विसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमने देखना है। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स में चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जिनका ऑडिट करने जा रहे हैं उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, ओनर्स की मैनेजमेंट वगैरह की, क्या हमारी टीम कंपिटेंट है वो काम करने के लिए, क्या हम लोगों ने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देख लिया है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए हमने देखना है वो क्लाइंट कैसा है, वो लोग कैसे हैं, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी टीम कितनी कंपिटेंट और कैपेबल है, और क्या मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है कि मैं ये काम कर सकूं। ऑब्वियसली अगर एक क्लाइंट पे मैं जाता हूं और मेरे पास 3 बंदों की टीम है, जबकि वो क्लाइंट ऐसा है जो 10 बंदों की टीम से होना है, तो मैं अच्छी क्वालिटी का ऑडिट नहीं कर सकूंगा। अगर एक क्लाइंट 5 बंदों से होना है, मेरे पास 5 बंदे हैं मगर 1.5 महीने में होना है, और मुझे क्लाइंट कह देता है यार 10 दिन में कर दो, तो हम अच्छी क्वालिटी का ऑडिट नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये बात कि वो कैसे लोग हैं, फिर दूसरा मेरे पास टाइम, रिसोर्सेज, कंपिटेंस, ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो हर ऑडिट एक्सेप्ट करते हुए या पिछले ऑडिट को कंटिन्यू करते हुए हर दफ़ा आपको ये वाले स्टेप्स देखने हैं। अगर ये स्टेप अच्छे तरीके से देखे गए हैं और इन स्टेप्स के ऊपर सही से बात हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑडिट अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। सोचें अगर आपकी फर्म में ऑडिट की एक्सेप्टेंस के वक्त एक कम्प्रीहेंसिव सा प्रोसीजर, और हर दफ़ा आप देखें कि क्या इन लोगों का दोबारा से काम एक्सेप्ट करना या नहीं करना, और बाकायदा उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और हर दफ़ा आप मुख्तलिफ फैक्टर्स, इंटेग्रिटी, मुख्तलिफ और चीज़ें, एथिक्स, ये सब देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आपने क्लाइंट सेलेक्ट इतने ध्यान से किए है तो आप क्वालिटी का काम भी करके देंगे। डन। चौथा बेंचमार्क, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अच्छी क्वालिटी वहीं आएगी जहां आप अच्छी टीम भेजेंगे। अच्छी टीम का क्या मतलब है, फर्स्ट करें आप इंश्योरेंस का काम करने जा रहे हैं, तो आपके पास टीम में कम से कम जो पार्टनर है उसको पता हो इंश्योरेंस का, उसके अंदर जो मैनेजर है उसको बहुत 100% ना भी पता हो, कहीं ना कहीं उसका एक रीजनेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इंश्योरेंस का। जो टीम है, टीम में 6 के 6 बंदे, 7 के 7 बंदों को जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस के बारे में बड़ा तूफानी पता हो, लेकिन कम से कम उसमें कुछ सीनियर लेवल के ऐसे बंदे होने चाहिए जिनको इंश्योरेंस का पता हो। यानी हम बात कर रहे हैं कि हम जो टीम सिलेक्ट करें वो कलेक्टिवली इतनी कंपिटेंस रखती हो कि वो वाला ऑडिट सही से कर सके कलेक्टिवली। इसमें हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे, हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे, हमारे पार्टनर्स भी आ जाएंगे, हमारी एंगेजमेंट टीम भी आ जाएगी। पार्टनर और स्टाफ, एंगेजमेंट टीम कहते हैं पार्टनर और उसके नीचे मौजूद स्टाफ को। स्टाफ कैसे कहते हैं, पार्टनर के नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं और नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स तो फिर आपको बताओ, तो ट्रेनीज़ को कौन इतना ज़्यादा काउंट करता है, तो ट्रेनीज़, मैनेजर्स एंड पार्टनर्स, ये मिलके बन जाएगी एंगेजमेंट टीम, यानी कि स्टाफ और पार्टनर। तो कलेक्टिवली हमारी टीम में, कलेक्टिवली का मतलब यही है कि पार्टनर से लेके नीचे तक हम सारे लोगों को क्यूमुलेटिवली देखें, तो उसमें हमें तजर्बा भी मिल रहा हो, हमें उसमें उस क्लाइंट के साथ उनका ताल्लुक भी मतलब लग रहा हो कि हाँ भाई इन लोगों ने इंश्योरेंस किया हुआ है, इन लोगों को ये चीज़ पता है। जितनी अच्छी टीम सेलेक्ट होगी उतना अच्छा ऑडिट होगा। अब प्रैक्टिकली फ़र्ज़ करें जिस वक्त आपने क्लाइंट पे टीम भेजनी है उस टाइम पे आप ये ढूंढ रहे हो कि ऑफिस में वेला कौन कौन बैठा हुआ है,
तो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट तब होगा जब आप प्लान करके टीम डिसाइड करेंगे यार वो वाले लड़के को भेजना है, उस मैनेजर को यूज़ करना है, उस तरह से करना है। आप रिसोर्सेज को इस तरह से प्लान करें कि उस टीम में वो लोग जाएं जो कलेक्टिवली सीनियरिटी भी रखते हो। अगेन टीम में 1-2 सीनियर हो तो 1-2 जूनियर भी होने चाहिए। अगर सारे ही सीनियर लेवल के बंदे हुए, काम किसने करना है? कुछ काम करने वाले चाहिए, कुछ काम करवाने वाले चाहिए, कुछ ज़्यादा सियाने चाहिए, कुछ कम सियाने चाहिए, कुछ ज़्यादा कॉम्पिटेंट चाहिए, कुछ कम कॉम्पिटेंट चाहिए। लेकिन मैं पूरी टीम को कलेक्टिवली देख रहा हूँ। अगर ये कहते हैं ना सारी टीम अच्छी हो, फिर तो जूनियर को तो मौका ही ना मिले कभी। तो कलेक्टिवली आपकी टीम अच्छी क्वालिटी डिपिक्ट कर सकती हो। तो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम समझ आया? तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर आप असल ऑडिट के साथ मैच करेंगे तो रुल जाएंगे। फिर आपको यही लगेगा कि शायद मेरी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग, और आप पेपर में जाके कभी भी नहीं लिख सकेंगे। आपका बॉल पॉइंट कब कपा रहा होगा लिखते हुए कि ये वाली बात मैं कैसे लिख दूं कि टीम की सिलेक्शन के पूरे पैरामीटर्स होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है कि कौन कौन कितना कॉम्पिटेंट है, किस तरह का क्लाइंट है, कितना टाइम अवेलेबल है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडिट हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। तो अगर किसी वजह से हमारी फर्म स्टैंडर्ड को उतना ज़्यादा नहीं फॉलो कर पा रही, उसका ये मतलब नहीं कि वो ऑडिट है। ऑडिट वो है जो हम ये पढ़ रहे हैं, और ICAP आपसे ये एक्सपेक्ट करता है जो किताब में लिखा हुआ है। तभी तो मैं कहता हूँ जो ऑडिट डिपार्टमेंट में नहीं होता उसके लिए ऑडिट पास करना आसान होता है। वो यकीन से पढ़ता है सारी बात। आप ये पढ़ते हुए आपके हाथ से निकल जाता है। आपका हम पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, सर ज़्यादा ही जज्बाती हो गए, लगता है इनको नहीं पता कि चलता क्या है। तो जो चलता है शायद उसमें से कुछ गलत हो, लेकिन सारे तो गलत लोग नहीं होते। बहुत सारी जगह पे बड़ी अच्छी क्वालिटी का ऑडिट भी होता है। तो बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम लगाएं कि जी हमारे माशरे में सब कुछ गलत चल रहा है, इस टाइम पे हमारा मकसद माशरे की इस्लाह नहीं है, इस वक्त हमने पेपर पास करना है। पेपर पास कर लिया, कल को हम पार्टनर बन जाएंगे। जब हम पार्टनर बन गए कर देंगे सिस्टम ठीक। इरादा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम एतराज़ करते रहें कि वो बुरे हैं, जब हमें मौका मिले हम कुछ अच्छा कर ले। जैसे इस वक्त करंटली मतलब देखें ना, पहले सिर्फ एतराज़ होता था कि मौजूदा गवर्नमेंट बुरी है, मौजूदा गवर्नमेंट। अब देखें ना, अब हमारे पसंदीदा लोग आए हैं, दूसरों पे एतराज़ किया था वो आए हैं, अब वो सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सिस्टम बेहतर तरीके से चला दिया तो हम कहेंगे ठीक है उनका एतराज़ सही था। तो सिर्फ एतराज़ थोड़ी करना है, हमने करके दिखाना है। कब करके दिखाना है? जब मौका मिले। तो जब तक मौका नहीं मिले पढ़ के पास करना है। तो इस टाइम पे इसको पढ़ के ये नहीं सोचना पता नहीं कहाँ ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। शायद हमारी तसव्वुफ़ की आंखें उतनी ज़्यादा ओपन नहीं है, हमें शायद नज़र नहीं आता, क्योंकि हम जूनियर, हमें कौन बताएगा कि ये सारे काम हुए होंगे, बैठ के प्रॉपर प्लानिंग हुई होगी। तो अच्छा ऑडिट जब उसमें ये चौथा फीचर भी मिल गया फीचर, इससे पहले कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अच्छा ऑडिट वो होता है जहाँ जो अच्छा ऑडिट होता है। वाह, पीछे तक मजाक चल रहा था, पीछे था लीडर जिम्मेदारी ले ले, एथिक्स फॉलो हो रहे हो, टीम सिलेक्ट अच्छी हुई हो, एथिक्स फॉलो हो गए, ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल जनरल सी। अब बात हो रही है एक्चुअल में परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की। अच्छा ऑडिट वो होता है जिसमें 4-5 फीचर्स हो, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी सुपरविजन, अच्छा रिव्यू, अच्छी कंसल्टेशन, और कुछ जगह एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। हर जगह रिक्वायर्ड नहीं होता, कभी कभी रिक्वायर्ड होता है। एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। अब मामला और अगले लेवल पे जाने लगा, अब ज़्यादा दुखी नहीं होना। अच्छा ऑडिट क्या होता है? अच्छा ऑडिट जिसमें डायरेक्शन दी जाए, टीम लीडर एक अच्छी डायरेक्शन दे पूरी टीम को। भाई ऑब्वियसली अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर है और वो पिछले 15 साल से इंश्योरेंस के ऑडिट्स करता आ रहा है, तो कितनी ही अच्छी बात है कि टीम को जाने से पहले बिठाए और उनसे कहे बच्चों बैठो, मैं बताता हूँ इंश्योरेंस में मसले क्या होते हैं। इंश्योरेंस में टिपिकली ये 4 तरह के अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट बड़े ज़रूरी होते हैं, ये 2 जगह ऐसी होंगी जहाँ क्लाइंट लाजमी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, ये फलाना चीज़ ऐसे होगी, और जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं पिछले 4 साल से तो मैं इनका ऑडिट भी कर रहा हूँ, इस कंपनी ने एंड तक हमें ये डॉक्यूमेंट में तंग करना है, ये डॉक्यूमेंट में तंग करना है। कितने मज़े की बात है, वो जो सियाना है जिसको पता है सब कुछ, वो टीम को जाने से पहले एक अच्छी डायरेक्शन दे दे, बजाय इसके कि टीम मेंबर वहाँ जाके सोचें कि किस तरह के रिस्क होंगे। उनको जाने से पहले एक हिंट मिल गया हो एक सीनियर बंदे की तरफ से। तो सीनियर लोगों की तरफ से खासतौर पे जो सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं जैसे कि मैनेजर या पार्टनर, वो नीचे के लोगों को डायरेक्ट करें, उनको बताएं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या, उनको बताएं सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं, उनको बताएं कि कहाँ कहाँ रिस्क है, उनको बताएं हमारी क्या अप्रोच होगी। डन। तो ये भी होता है अक्सर, मतलब पार्टनर टीम को समझाते हैं, कई दफ़ा पार्टनर मसरूफ़ होता है, मैनेजर टीम को समझा देता है। कभी कभी मैनेजर टीम से कह देता है कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के बताओ कि इस तरह के क्लाइंट में किस तरह के मसले आते हैं। फिर मैनेजर वही प्रेजेंटेशन पार्टनर को बताता है, पार्टनर खुश होकर कहता है अरे वाह यही तो मैंने बताना था तुम लोगों को, मामला कवर हो जाता है। आइडियली इस चीज़ की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होनी चाहिए। साइन किसने करने ऑडिट पे?
पार्टनर ने, और ऑडिट करना है किसने? बच्चों ने। तो बच्चों ने ऑडिट करना है और बड़े ने उसके साइन करने हैं। तो उस बड़े को ये चाहिए कि उन बच्चों को समझाए कि तुम लोगों ने जाके क्या करना है, क्योंकि उनके गलत काम की वजह से पार्टनर का ऑडिट खराब होगा, उसकी क्वालिटी पे बात आएगी। तो आइडियली पार्टनर मस्ट डेवलप द टीम, पार्टनर मस्ट ट्रेन द टीम, पार्टनर मस्ट गिव डायरेक्शंस टू द टीम, कैसे ऑडिट करो। तो डायरेक्शन दे दी, टीम को समझा दिया कि ये गेम ऐसी है। अगले लेवल पहुंचे, अच्छी सुपरविजन। ऐसा नहीं है कि उनको समझा के भेजा और 3 हफ्ते बाद अचानक से जो है वो पूछा कि ऑडिट हो गया, ऐसा नहीं है। साथ साथ सुपरवाइज करे, जिम्मेदारी ले, ट्रैक करे उनकी पोजीशन को। जाते हुए उन्हें कहा था कि देखो नॉन करंट एसेट का रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो जाते ही मांग लेना। ये 3 एरियाज बहुत सेंसिटिव हैं, जाते इसके ऊपर ये काम करना और 1-2 हफ्ते तक इसके कंट्रोल्स पे डिटेल से काम कर लेना। अब 2 हफ्ते बाद अचानक से छापा मारा क्लाइंट पे और कहा हाँ भाई वो जो समझा के भेजा था कहाँ तक पहुँचे, क्या सिचुएशन है। सुपरवाइज वो काम जो मैनेजर कर रहा है अगर पार्टनर करे, कमाल हो जाए। जिस टीम पे जाते हुए, जिस क्लाइंट पे जाते हुए टीम को पता होगा ना कि पार्टनर ने इतना समझा के भेजा और अब पीछे पड़ा रहेगा, साथ साथ सुपरवाइज करेगा, ऑब्वियसली क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जब सबको पता होगा तो सुबह 9 बजे आया भी करेंगे लोग क्लाइंट पे, क्योंकि उन्हें पता होगा कभी भी पार्टनर आ सकता है। तो अच्छी डायरेक्शन के बाद अच्छी सुपरविजन ऑडिट की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगी। सुपरविजन समझ आई कि बड़ों की तरफ से नीचे वाले लोगों को साथ साथ बताया, देखा जाए कि कैसे चल रहे हैं, इनिशियल डायरेक्शन कैसे फॉलो हुई, और जहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, यार देखो कोई मसला तो नहीं, बताओ कहाँ पे मसला आ रहा है और इस टाइम पे दिस इज गुड, बजाय इसके कि आप एंड पे जाके कहें तुम तो फजूल आदमी हो, गलत काम किया है। उनको अभी बता दें वो क्या गलतियां कर रहे हैं और अभी से उनकी डायरेक्शन सीधी कर दें। तो डायरेक्शन वॉज इनिशियल वेरी फर्स्ट डायरेक्शन। उसके बाद कंटिन्यूस डायरेक्शन इज सुपरविजन, सेकेंड फेज। थर्ड, जब अच्छी डायरेक्शन दी और साथ साथ सुपरवाइज किया, अब एंड पे उनका काम चेक करने का वक्त आ गया है। जितनी अच्छी क्वालिटी का रिव्यू हो, देखें कौन से ऑडिट पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, जिसका रिव्यू डेडली होता है, और जिसका रिव्यू डेडली नहीं होता टीम भी रिलैक्स होती है। तो अगेन रिव्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर पार्टनर एक चीज़ लोगों के जहन में पहले से डेवलप करते हैं कि मैंने बड़ा जालिम रिव्यू करना है, मैंने बड़ा गहराई में रिव्यू करना है, फिर देखें ना जिसने साइन करने हैं उसने पहले आपको ट्रेन किया, फिर साथ साथ आपको हेल्प की, और अब चेक करेगा कि आपने जो काम किया जिसकी बेस पे उसने साइन करने हैं, क्या वो काम सही है या नहीं। तो जितना अच्छा रिव्यू होगा उतना ही अच्छा है। वो देखेगा कि आपने प्रॉपर कंसल्टेशंस लिए या नहीं, वो देखेगा मुश्किल एरियाज़ को आपने कैसे देखा है, वो देखेगा आप लोगों के जो एरियाज़ पे वर्किंग हुई है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, उसमें किस हद तक काम हुआ है, आपने रीजन फॉर वेरियंसेस किस तरह की डेवलप की हैं, आपने उस ऑडिट को समझा कितना अच्छा है, रिस्क जो बता के भेजा था उन रिस्कों के ऊपर आपने रिस्पॉन्ड कितना अच्छा किया है। तो जितना अच्छी क्वालिटी का रिव्यू होगा, जितने अच्छे तरीके से वो देखेगा कि क्या मामला है और किस तरह से, उतना ही अच्छा होगा। किसी भी जगह अगर किसी एक्सपर्ट को यूज़ किया है तो उसकी क्या जो रिकमेंडेशंस थी वो प्रॉपर इस्तेमाल हुई हैं या नहीं हुई। तो ये सारे काम आपने करने हैं जब टीम ने अपना काम ख़त्म कर लिया। काम शुरू करने से पहले डायरेक्शन, काम के दौरान सुपरविजन, काम ख़त्म होने पर रिव्यू। इस दौरान एक चौथा काम साथ साथ चल रहा होता है विच इज़ कंसल्टेशन। पार्टनर या टीम के जो सीनियर्स हैं मस्ट एनकरेज नीचे वाले लोग कि वो उनको प्रॉपर तरीके से पूछें। अगर एक ट्रेनी डरता है ना अपने पार्टनर से सवाल पूछने से, तो ट्रेनी उस डर की वजह से उस पार्टनर का नुकसान कर सकता है। एक एरिया पे फंसेगा, उसे समझ नहीं आएगी, वो सोचेगा पूछूंगा मुझे डांट पड़ेगी, वो नहीं पूछेगा और एरिया गलत कर देगा। हो सकता है पार्टनर जब रिव्यू कर रहा हो तो वो एरिया पार्टनर ना देख सके, पार्टनर साइन कर दे और कल को वो एरिया सामने आए और पार्टनर के ऊपर जो है इंक्वायरी कॉल हो रही हो। एक अच्छा पार्टनर वो है जो एक अच्छी कंसल्टेशन का एनवायरनमेंट डेवलप रखता है कि नीचे वाले लोग अपने प्रॉब्लम्स अपने ऊपर वाले लोगों से पूछा करें, कॉन्फिडेंस से पूछा करें, घबराया ना करें और इजीली अपने ऊपर बड़े वाले लोगों पे भरोसा करें। और अगर कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए फर्म में कि अगर टीम के 2 जूनियर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया वो सीनियर से रब्ता करें। टीम के मेंबरान और सीनियर का आपस में क्लैश है तो वो मैनेजर से पूछें। पूरी टीम का पूरे मैनेजर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो पार्टनर से पूछें। स्टैंडर्ड ने तो जज्बातियों की यहाँ तक कह दिया कि पूरी टीम का पार्टनर से अगर डिफरेंस ओपिनियन हो तो वो अपनी फर्म की पॉलिसीज देखें। और फर्म की पॉलिसीज में लिखा होगा कि 2 ही रूल्स हैं हमारी फर्म में। रूल नंबर 1, पार्टनर इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ पार्टनर इज रॉन्ग, सी रूल नंबर 1, पार्टनर इज ऑलवेज राइट। तो अगेन जो फर्म की पॉलिसी है उसके अंदर थोड़ा सा ऑप्शन मिल गया फर्म वालों को कि वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस तरह से। स्टैंडर्ड ने बहुत ओपन बात की है, उसने कहा नीचे वालों को बड़े वालों से डिस्कस करना चाहिए और जहां उनका नजरियाती इख्तलाफ है दिस इज गुड कल्चर कि वो अपने इस इख्तलाफ को ऊपर वालों से शेयर करें ताकि किसी एक को सीखने का मौका मिले और अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि एक दूसरे से शर्मा शर्मी ऑडिट की क्वालिटी खराब कर दें।
अब पता नहीं मैं कौन से जन्नती ऑडिट का जिक्र कर रहा हूँ। ऐसा ऑडिट हो गया तो कमाल नहीं हो जाएगा। जेन्युइनली 220 कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड्स, ये फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी क्वालिटी का ऑडिट करेंगे। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। लिस्टेड एंटिटी भी आप करते हैं और सिलेक्टेड एंटिटीज़। अब ये सिलेक्टेड से क्या मुराद है, इन्होंने स्टैंडर्ड ने अलाउ किया कि हर फर्म अपनी एक पॉलिसी बना दे, एक बेंचमार्क रख ले। फॉर एग्जांपल 1 बिलियन से बड़ी टर्नओवर वालों का हम हमेशा QCR करेंगे। फॉर एग्जांपल इतने से ज़्यादा, या जिस कंपनी का हम 5वीं दफ़ा या 6ठी दफ़ा ऑडिट कर रहे हैं उसके ऊपर, यानी आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो लिस्टेड एंटिटीज़ पे तो हमेशा, और सिलेक्टेड के ऊपर उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड एंगेजमेंट मीन द एंगेजमेंट दैट मीट द क्राइटेरिया एस्टेब्लिश बाय द फर्म। वो फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी हो सकता है कि इतने से ऊपर वाला क्लाइंट, इतने से बड़ी फीस वाला क्लाइंट, इतनी दफ़ा रिपीट वाला क्लाइंट, इस ग्रुप वाला क्लाइंट। तो जो भी आप क्राइटेरिया सेट करेंगे उसके मुताबिक, एंड लिस्टेड पे तो हमेशा, तो लिस्टेड और सिलेक्टेड एंगेजमेंट्स पे आप एक एडिशनल काम भी करेंगे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इस सारी जो कहानी है, हमारी अजम्पशन है कि लीडर एक अच्छा आदमी है, मतलब आपका पार्टनर सही से टीम सेलेक्ट करता है, सही से टीम को डायरेक्ट करता है। देयर मस्ट बी अ पर्सन जो कि पार्टनर से भी ऊपर हो, जो ये देखे कि पार्टनर ने स्टैंडर्ड के सारे काम सही किए हैं या नहीं किए। यानी कि पार्टनर तो अपने रिव्यू और उसमें भाई पार्टनर ने टीम को समझाया, पार्टनर ने चेक किया, पार्टनर ने ओपिनियन देना है, तो देयर आर चांसेस कि कुछ जगह पार्टनर भी हो सकता है सही से काम ना करे। तो एक इंडिपेंडेंट पार्टनर आए जो कि इस पार्टनर के लेवल का हो या इससे सीनियर लेवल का हो, जो इसको काम करते हुए देखे और देखे कि इसने अपने काम सही से किए या नहीं किए, इसने अच्छी डायरेक्शन दी थी, इसने प्रॉपर सुपरवाइज किया था, इसने क्या सही से रिव्यू किया था, क्या इसने टीम को एनकरेज किया था कंसल्टेशंस पे, क्या मुख्तलिफ लोगों से जो मुख्तलिफ कंसल्टेशंस हुई थी, मुख्तलिफ लोगों से जो मुख्तलिफ चीज़ें इंक्वायर की थी, क्या वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से एड्रेस हुई थी या नहीं हुई थी। अगर ये सारे काम सही तरीके से हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर देखिए क्या हमारी टीम ने सिग्निफिकेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट किया था। सवाल ये है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता कब है। टिपिकली अगर आपने एक अच्छा रिव्यू करना है तो वो तो हॉट रिव्यू होना चाहिए। हॉट रिव्यू मतलब पार्टनर बिल्कुल एंड ऑफ ऑडिट पे आए, जिस वक्त ऑडिट फाइनलाइजेशन है उस टाइम पे ये सीनियर पार्टनर आए और ये देखिए कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। बट अगर उस टाइम पे आएगा, पहली टीम टेंशन में है, ऊपर से पार्टनर भी टेंशन में है, कुछ डेडलाइंस भी हैं, इस सब में अगर उस पार्टनर ने आगे टेंशन फैलाई तो शायद ऑडिट की क्वालिटी भी खराब हो जाए। तो एक दूसरा ऑप्शन होता है, आप कोल्ड रिव्यू की तरफ जाते हैं, किसी पुराने ऑडिट को उठाते हैं 1-2 साल बाद और उस ऑडिट के वर्किंग पेपर उठा के देखते हैं कि क्या आपके सारे स्टेप्स पूरे हुए थे, क्या हमारी टीम की जो पार्टनर है उसने अपना काम सही से अदा किया था या नहीं, क्या उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी अदा कर दी या नहीं कर दी। अगर ये काम प्रॉपर तरीके से हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में जा सकती हैं। बात समझ आ रही है? कुछ पक्की बात है। यकीन माने टाइम ख़त्म होने वाला है। आप लोगों की घड़ी की तरफ बार बार बढ़ती नजरें, शुक्र समोसे पीछे नहीं तो आप पीछे भी बार बार देख रहे होते। नहीं जी, 2 लोगों ने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू समझ आया। अब मुझे एक बात बताएं, जिस फर्म में तो सीनियर पार्टनर हो बेहतरीन, जिसके पास पार्टनर ही ना हो सीनियर, फिर सेम लेवल का पार्टनर रिव्यू करे। ये जब सेम लेवल का पार्टनर रिव्यू करेगा तो ये तो दोस्ती वाला मामला नहीं होगा। एक दोस्त दूसरे को रिव्यू करते हुए कैसे उसकी गलतियां निकाल सकता है? क्या ये दोस्त हैं? एक पार्टनरशिप में 3 बंदे और एक की गलती की वजह से बाकी 2 का कमर्शियल नुकसान हो जाए और बाकी 2 को अगर मौका मिले कि तुम चेक करो वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहा और बताओ कहाँ गलती कर रहा है, तो खा जाएंगे वो उस तीसरे को। ये पार्टनरशिप जो भी दोस्ती यारी है वो अपनी जगह, बट एक कमर्शियल अरेंजमेंट है। अगर एक भी पार्टनर गंदा काम करेगा तो पूरी फर्म का नाम बदनाम होगा। तो कभी कभी आपका पीयर पार्टनर भी अच्छी क्वालिटी का रिव्यू कर लेता है, तो आपका पीयर पार्टनर भी रिव्यू कर सकता है। फर्स्ट करें फर्म में पार्टनर ही एक हो, छोटी सी फर्म हो, स्टैंडर्ड ने उसका सोल्यूशन भी दिया है। उन्होंने कहा 2-3 छोटी फर्म्स आपस में क्रॉस अरेंजमेंट कर लें कि मेरे ऑडिट्स तुम देख दिया करो, तुम्हारे ऑडिट्स मैं देख दिया करूँ। 2 फायदे होंगे, एक तो ये पता लग जाएगा वो कैसे काम करते हैं, और दूसरा उनके काम में गलती निकालते निकालते अपनी भी कुछ गलतियां समझ आ जाएंगी। दूसरे की गलती निकालना आसान है। वही बात है, जब तक आप पेपर कर करके किसी को चेक करा रहे होंगे ना, आपको ये पता लगेगा मैं गलती क्या कर रहा हूँ। जब आप किसी दूसरे का किया हुआ पेपर चेक करेंगे ना, असल उस दिन पता लगेगा। जब आप दूसरे का पेपर चेक करते हुए कहेंगे यार देखो तुम कितने फजूल आदमी हो, ये गलती ये गलती ये गलती, फिर अगली दफ़ा जब खुद कर रहे होंगे ना तो एहतियात करेंगे। तो कभी एग्जामिनर बन के सोचें, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? घबराए तो नहीं बैठे ज़्यादा। अगर
लिस्टेड एंटिटीज़ होंगी तो कुछ एडिशनल बातें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्म की इंडिपेंडेंस को देखना बड़ा ज़रूरी है, कंसल्टेशन वाली बात, और एक अच्छे लेवल की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन है? वही सेम या सीनियर लेवल का एक ऐसा पार्टनर, कई दफ़ा आपकी नेटवर्क फर्म से भी हो सकता है, कई दफ़ा आप ही की फर्म के किसी दूसरे शहर के ऑफिस से हो सकता है। जब फर्म वालों के अपने अंदर एक ऑडिट का एक सिस्टम होगा, एक तो आईकैप का QCR है ना, वो तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है, फर्म का अपना एक QCR होना चाहिए हर ऑडिट पे नहीं, लिस्टेड पे, और वो सिलेक्टेड जो आपके बेंचमार्क पे पूरा होते हैं। तो जब आप ये सारे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट बेहतर हो जाएगी। ये तो हो गई 5 बातें। छठी चीज़ इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग को मैं कहूँगा ये एक कंटिन्यूस फेज है। किसी भी फर्म के अंदर एक अच्छा मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो हर वक्त मॉनिटर करता रहे कि हमारी फर्म क्वालिटी कंट्रोल को कैसे देख रही है। अगेन, क्या पार्टनर्स अपना काम सही कर रहे हैं? क्या जहाँ जिन ट्रेनीज़ की शिकायत मौसूल हुई है कि उनकी इंडिपेंडेंस का मसला है, जहाँ कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ है, जहाँ पे ये चीज़ है, क्या प्रॉपर तरीके से सेफगार्ड्स अप्लाई किए गए या नहीं किए गए? तो अच्छी मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि कंटिन्यूस सिस्टम जिसके अंदर हर तरह से देखा जाए कि क्या सफिशिएंट मेजर्स लिए जा रहे हैं फर्म की तरफ से, क्या ये काम सही से हो रहा है, क्या वो काम सही से हो रहा है। जितने अच्छे तरीके से हम चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से हमारी फर्म की मॉनिटरिंग वाले हमें बताएंगे कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? ये रिव्यू नहीं है, मॉनिटरिंग एक ओवरऑल डिपार्टमेंट है जो हर वक्त कंटिन्यूसली देख रहा है कि जहाँ जहाँ थ्रेट्स थे सही हुए या नहीं, जहाँ जहाँ कोई शिकायत आई थी, जहाँ जहाँ एम्प्लॉय के खिलाफ, जहाँ जहाँ किसी ट्रेनिंग का कोई मामला था, जहाँ जहाँ किसी पार्टनर के कुछ पॉइंट्स उठाए थे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने, क्या उसको पार्टनर ने रेक्टिफाई किया। मॉनिटरिंग यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ISQC 1 में होता है, क्योंकि मॉनिटरिंग ओवरऑल फीचर है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल ऑडिट की। क्या ये बात समझ आई? तो हमने एक बात की थी कि जैसे ही हम मॉनिटरिंग तक पहुंचेंगे 220 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैप में तो 210 220 के साथ एक और स्टैंडर्ड भी था। अब आप सोच रहे हैं कि समोसों की खुशबू भी आ रही है, चाय भी बहुत करीब लग रही है, वक्त भी क्लोजिंग के करीब है। अब ISQC 1 के साथ क्या होगा? ISQC 1 डॉक्यूमेंटेशन को रहने देते हैं, इस पर क्या डिस्कस करना। ISQC 1 की बात करते हैं। मैं आपके और समोसों के दरमियान हाइल ना हूँ ज़्यादा। ISQC 1 फर्म लेवल पे बात करता है, 220 ऑडिट लेवल पे बात करता है। यानी एक ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होगा या नहीं होगा, अगर उस ऑडिट में 6 फीचर्स होंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट होगा। फर्म अच्छी क्वालिटी की फर्म है या नहीं, या फर्म का क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है या नहीं, जब मैं पूरी फर्म लेवल पे बात करूंगा तो बातें सारी 220 वाली हैं, मगर सीनियर लेवल पे। तो ISQC 1 में फर्म लेवल पे वही 6, याद है हमने कहा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन एंगेजमेंट या उस एक ऑडिट में। इधर हम कह रहे हैं पूरी फर्म में लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पूरी फर्म में लीडर्स ने अपनी जिम्मेदारी रखी है कि वो अच्छी क्वालिटी पे काम करेंगे। फिर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी। उधर हमने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स की बात की थी। यहाँ HR, वहाँ हमने सिलेक्शन ऑफ टीम की बात की थी, यहाँ पूरे फर्म के HR की बात कर रहे हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इधर इस स्टैंडर्ड में ISQC 1 में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे कम चीज़ें, क्योंकि ये फर्म लेवल पे ज़्यादा है। और छठी चीज़ मॉनिटरिंग। सजेशन ये है कि जब 220 की आपने समरी देख लेनी है, माइंड मैप देख लेना है, और एक दफ़ा 220 को थॉरोली देख के आपने हाईलाइट कर लिया हो, फिर आपने ISQC 1 को थोड़ा सा तेज़ी से स्किम करना है। ISQC 1 तकरीबन वही सारी बातें फर्म लेवल पे कर रही होगी। तो ISQC 1 ने फर्म लेवल पे बताया कि अच्छी क्वालिटी कैसे होती है, और 220 ने इंडिविजुअल ऑडिट लेवल पे बताया। तो थोड़े से अल्फाज चेंज है, मैंने इसलिए वो 6 चीज़ों के मैप को डिस्कस किया कि बस ये जगह थोड़ी सी चेंज है, बाकी हर जगह जहाँ हम वहाँ एक ऑडिट की बात करते थे, यहाँ पूरी फर्म, पूरी क्वालिटी, पूरी फर्म की मॉनिटरिंग, सारा उन चीज़ों का तस्करा है। डन। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 210 220 ISQC 1 ये रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, प्लस कंपनी लॉ और वो वाला सारा एरिया